यार पढ़ाना शुरू कर देंगे, लेक्चर पे लेक्चर देंगे। चलो शुरू करते हैं। हो गया? को शेयर करते थे। एक क्लास में पता है क्या हो गया, मैं टैब शेयर करना भूल गई और लाइक मैंने आधा चैप्टर पढ़ा दिया। और बच्चे मैम बिकॉज दिखाई नहीं दे रहा है उसमें कि मैंने शेयर ही नहीं किया है, और अब बता रहे हो तुम लोग जब मैंने आधा चैप्टर पढ़ा दिया। ये हाल होते हैं बच्चों के। चलो, तो लाइक अब मैं ये तो ये नहीं पूछने वाली कि केमिस्ट्री क्या होती है, ठीक है, ये तो सबको पता है, ठीक है, इतना मैं बेसिक से नहीं कराने वाली हूँ, सिर्फ मेन मेन चीजें चलेंगी, ठीक है ना। यस और मैम। मेन चीजें हमारी शुरू होती हैं, मेन चीज हमारी शुरू होती है लाइक एसआई यूनिट से। अब हमारी मेन मेन क्या होती है एसआई यूनिट, कौन कौन सी थी हमारी, आप मुझे बता सकते हो ना। लाइक 7 बेसिक एसआई यूनिट्स थी हमारी, तो टेल मी। मैम लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, thermodynamic temperature, luminous intensity। amount of substance and luminous intensity। चलो वेरी गुड, ठीक है, तुम्हारा क्या था, लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, है ना, लाइट इंटेंसिटी या फिर लिमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना। अब लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में, मास को टेम्परेचर इज इन केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट इज इन एम्पियर, लिमिनस इंटेंसिटी इज कैंडेला, सब्सटेंस इन मोल। मेरी क्या है एसआई यूनिट है। अब मेरा आता है मेरा डेराइव्ड यूनिट। तो डेराइव्ड यूनिट क्या होती है मेरी, डेराइव्ड यूनिट क्या होती है, जो हम एसआई यूनिट की हेल्प से हम बनाते हैं, उनको बोलते हैं हम अपना डेराइव्ड यूनिट। जैसे मेरा वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ भी मीटर में होती है, ब्रेथ भी मीटर में और हाइट भी मीटर में, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो वी हैव मीटर क्यूब। नाउ वी हैव एरिया। जब एरिया की बात होती है तो एरिया क्या होता है मेरा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ भी क्या होती है मीटर में, ब्रेथ भी मेरी मीटर में, तो एरिया हो गया मेरा मीटर स्क्वायर, है ना। और स्पीड क्या होती है, स्पीड क्या होती है, स्पीड क्या होती है मेरे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर सेकेंड, या फिर डिस्टेंस यूज होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड, ये होती है स्पीड की। नेक्स्ट है मेरा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है स्पीड में चेंज, चेंज इन स्पीड, ठीक है, दैट इज हमारी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है ना, मेरी होती है एक्सेलरेशन, ठीक है। अब बात करते हैं, मैं बोलूं कि प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, क्या होता है मेरा प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन क्या होती है, लाइक मेरी कोई वैल्यू है, मैंने बोला आउट ऑफ 10 एक बच्चे के आए 9.8, आउट ऑफ 10 एक बच्चे के 9.5, तो 9.5 और 9.8 क्या है, लाइक ये क्या है, एक क्लोजनेस है, ट्रू वैल्यू है उसके क्लोज जो है, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड प्रिसीजन। वो ट्रू नहीं है बट उसके क्लोज है, दैट इज कॉल्ड प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी व्हेन वी हैव दैट ट्रू वैल्यू 10 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10, ये क्या हो जाएगा मेरा एक्यूरेसी, मींस है ना, ये होती है मेरा एक्यूरेसी, ठीक है। अब मैं पूछूं कि मास और वेट क्या होता है, मास क्या होता है, ये मेरा कांस्टेंट रहता है, इट डजंट चेंज, ठीक है, क्यों, किसका ग्रेविटी पे कोई असर नहीं होता, जो मेरी आंख कान नाक है विल रिमेन सेम, हम किस दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, लेकिन जो मेरा वेट होता है वो क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी, है ना, तो इसका क्या होता है, ग्रेविटी का फर्क पड़ता है हमारी वेट में, है ना, जैसे जैसे मेरी ग्रेविटी चेंज होगी मेरा वेट भी चेंज हो जाएगा, लाइक जो मेरा वेट यहाँ अर्थ पर है क्या होगा, मून पर चेंज होगा, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी 1/6 होती है हमारी किस पे, मून पे, अर्थ के कंपैरिजन में, तो मास क्या होती है चेंज कांस्टेंट, बट वेट क्या होता है चेंज हो जाता है। हाँ भैया कुछ कहना है,
नेक्स्ट है मेरा डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? लाइक मास एक्वायर्ड बाय पर यूनिट वॉल्यूम, उसे बोलते हैं हम डेंसिटी। और डेंसिटी को किस में करते हैं? किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना, पर मीटर क्यूब। और डेंसिटी की वो क्या होती है? रो से इसको डिफाइन करते हैं। यूजुअली जो डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड सब्सटेंस, स्टैंडर्ड सब्सटेंस के विद रिस्पेक्ट टू हम डेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं हम? रिलेटिव डेंसिटी। क्या बोलते हैं उसको? रिलेटिव डेंसिटी। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होता है? जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जैसे हमारी 3 डायमेंशनल इमेजेस होती हैं, उन्हीं का हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, है ना। और क्या होता है? 2D में हम एरिया निकालते हैं, 3D में हम क्या करते हैं? वॉल्यूम निकालते हैं। और वॉल्यूम क्या होता है? मीटर क्यूब। वॉल्यूम कैसे होता है? मीटर क्यूब। अब बात करते हैं मेरे टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट करते हैं? लाइक टेम्परेचर के जो स्केल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? फ़ारेनहाइट होता है, केल्विन होता है और सेल्सियस होता है ना। तो जो मेरा फ़ारेनहाइट होता है उसको सेल्सियस में चेंज करने के क्या करते हैं? 9 डिवाइडेड बाय 5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ऐसे चेंज करते हैं ना, ऐसे बोलते हैं ना, है ना। और केल्विन को कैसे लेते हैं? केल्विन को कैसे लिखते हैं? लाइक हमारा क्या होता है? डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, क्योंकि ये हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है। तो उसमें हम क्या होता है? डिग्री सेल्सियस में, अगर हमको डिग्री सेल्सियस में दे रखा हो, केल्विन में निकालना हो, तो 273 में ऐड कर दो, तो हमारी क्या हो जाती है? केल्विन में निकल जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। फर्स्ट लॉ क्या था मेरा? लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन क्या बोलता है बच्चा? लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन क्या बोलता है? कि जो मैटर होता है, दैट मैटर इज neither be created nor be destroyed during the chemical and physical reaction। ठीक है ना। जैसे मेरे केमिकल और फिजिकल रिएक्शन होते हैं, उसमें क्या होता है? जो मेरा मास होता है मैटर का, वो चेंज नहीं होता। लाइक मैंने कार्बन और ऑक्सीजन को यूज किया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, तो यहाँ पे कार्बन के 12, ऑक्सीजन के 32, यहाँ पे टोटल कितना है? 42। ये भी टोटल करके 44 आया और ये भी कितना आया? 44 आया। तो यहाँ क्या हुआ? मास किस में चेंज हुआ? कुछ नहीं हुआ, ना कुछ डिस्ट्रॉय है ना कुछ बना है। ठीक है। तो यहाँ क्या रह गया? इक्वल। जो हमने प्रोडक्ट लिया, जो हमने रिएक्टेंट लिए, वही हमको प्रोडक्ट मिला। ठीक है। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। देन नेक्स्ट है मेरा लॉ ऑफ डेफिनेट या फिर कांस्टेंट प्रोपोर्शन, राइट। प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है? कि जब हम कोई भी कंपाउंड लेते हैं, उसका जो रेशियो होता है विल रिमेन सेम। जैसे अगर हम पानी पीते हैं, अगर हम किसी नदी का पानी ले लें, कुएं का पानी ले लें, या फिर किसी सागर का पानी ले लें, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है विल रिमेन सेम ना, चेंज नहीं हो सकता, राइट। उसे बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। मेरा कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड CaCO3 को अगर हम बर्न करें तो हमको क्या मिलेगा? CaO। ठीक है। और क्या मिला? CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये CO2। और अगर हमें और कहीं से भी जो CO2 मिलेगा, तो उसमें क्या होगा? कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा विल ऑलवेज रिमेन सेम। ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अच्छा, ये कब आया था? 1789 में। किसने दिया था? किसने दिया था? बोलो बोलो। एंटनी लेवोजियर ने। लेवोजियर ने दिया था। और ये कितना दिया था? सही हुआ था 1799 में। और ये किसने दिया था? बोलो बोलो। जोसेफ प्रोस्ट। यस, जोसेफ प्राउस्ट ने। जोसेफ प्राउस्ट ने। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट मेरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। वेरी गुड। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन।
अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि जब हम कोई कंपाउंड बनाते हैं तो उसमें एक एलिमेंट को क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, और जो दूसरा एलिमेंट होता है उनके जो कंपाउंड का रेशियो होता है वो क्या होता है, विल ऑलवेज इन द सिंपल होल रेशियो। जैसे मैंने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ले लिया, तो नाइट्रोजन को मैंने फिक्स कर दिया और ऑक्सीजन के डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स ले लिए, ठीक है। तो इनमें क्या हो गया, नाइट्रोजन तो मेरा 28 ही रहा हर एक कॉम्पोजिशन में, लेकिन ऑक्सीजन क्या हुआ, यहाँ 16, यहाँ 32, यहाँ पे क्या हो गया 48, लाइक तो ये 1 2 3, तो ये क्या हो गया 1:2:3, सिंपल होल रेशियो में हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, है ना। अब लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि मैंने अगर मेरा 3 कंपाउंड्स ले लिए, लाइक मैंने CO2 बना दिया, CH4 एंड H2O, मैंने यहाँ पर क्या किया, कार्बन का क्या कर दिया, रेशियो फिक्स है, लेकिन जब मैंने क्या कर दिया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो लिया था वो रेशियो क्या होगा, या तो इस हाइड्रोजन इस वाटर के रेशियो के बराबर होगा या फिर इसका मल्टीपल होगा, सिंपल होल रेशियो मल्टीपल होगा, ठीक है। ये कहता है मेरा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट क्या है मेरा, नेक्स्ट क्या है, ये वॉल्यूम। जब हमारी क्या होती है, सारी गैसेस की बारी बात होगी, ये सिर्फ क्या होता है, ये लॉ सिर्फ मेरे गैसेस पे ही वर्क करता है, ठीक है। ऑल गैसेस वर्क एट द स्टैंडर्ड कितना, टेम्परेचर एंड प्रेशर, लाइक यू कैन से दैट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। और क्या होता है, गैसेस पे ही वर्क करता है। तो क्या करता है मेरा ये लुसेक्स लॉ, क्या बोलता है बच्चा, ये लुसेक्स लॉ क्या बोलता है कि अगर हम क्या करें, बोलो बोलो, हमारा क्या होगा एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, अगर हम वॉल्यूम ले गैसेस का कंबाइन करें इन केमिकल रिएक्शन, तो वो कंबाइन होंगे हमारे सिंपल रेशियो में बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड बाय ऑल द गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मान लो मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या बनाया, वाटर वेपर बनाए, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, अगर मैंने 1000 ले लिया और ये 500 ले लिया और ये क्या हो गया 1000 लिया, तो इनका रेशियो क्या हो गया, लाइक ये क्या हो गया 2:1 नहीं 50 हाँ 1:2, तो ये क्या हो गया सिंपल रेशियो हो गया, लाइक 2:1:2, तो ये क्या हो गया सिंपल होल रेशियो में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या था मेरा, नेक्स्ट था मेरा एवोगैड्रो लॉ। अब एवोगैड्रो लॉ क्या बोलता है, एवोगैड्रो लॉ equal volume of all gases under similar conditions of temperature and pressure contain equal number of molecules. वेरी गुड। एवोगैड्रो लॉ क्या बोलता है, जब हमारे क्या होते हैं, लाइक इक्वल नंबर ऑफ गैसेस, इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, क्या है कि जो वॉल्यूम है गैसेस का उनमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी क्या होंगे, मेरा सेम होगा एट द कांस्टेंट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। जैसे मैंने वॉल्यूम, जैसे मैंने अगेन H2 + O2 लिया, उसको क्या बनाया H2O, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये मेरा 1 है, ये भी 1 है, तो ये मेरा कितना होगा 1 ही होगा एट द टेम्परेचर लाइक स्टैंडर्ड 2.2 20.4 लीटर, ये भी 22.4 लीटर क्यूब होगा, है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट है मेरा डाल्टन्स थ्योरी। डाल्टन्स थ्योरी क्या थी, डाल्टन ने पहला शब्द क्या बोला था, एटम के बारे में, एटम। उन्होंने बोला कि क्या हो, एक चीज एटम होती है। अब एटम होता क्या है, उन्होंने बोला एक स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल होता है, ठीक है, स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल जो क्या होता है, वो हमारा क्या होता है, फर्दर नॉट डिवाइडेड, उसको डिवाइड नहीं कर सकते, उन्होंने ऐसा बोला। सेकंड स्टेटमेंट उन्होंने क्या दी, सेकंड स्टेटमेंट दी कि जो हर एक एलिमेंट होता है उसमें आइडेंटिकल काइंड ऑफ एलिमेंट होते हैं, आइडेंटिकल काइंड के एटम्स होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या दी, जो हमारे क्या होते हैं एलिमेंट्स होते हैं डिफर होते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द काइंड ऑफ एटम, जो उनके एटम होते हैं इस वजह से ही उनमें डिफर करते हैं। और उन्होंने लास्ट क्या बोला था, जो हमारी क्या होती है केमिकल कॉम्बिनेशन है, लाइक जो हमारा मैटर होता है दैट कैन नॉट बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, उन्होंने ये बोला। प्लस एक और बोला कि जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है लाइक कॉम्बिनेशन से, रीअरेंजमेंट से, और क्या होती है रिकॉम्बिनेशन से बनती है, ठीक है ना। लाइक कार्बन और ऑक्सीजन है,
तो मेरा कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा, H2O नहीं बनेगा। सिर्फ इसमें क्या हो जाएगा, हमारे एलिमेंट्स का रीअरेंजमेंट हो जाएगा। अब क्या हो गया, अब आई हमारी डाल्टन्स मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। उसमें क्या बोला, उसमें बोला कि जो एटम है वो नो मोर इंडिविजुअल पार्टिकल रह गया। कैसे कि एटम को ना हम फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्लस एक्स-रे, राइट। तो एटम को क्या है, 3 सब एटॉमिक पार्ट होते हैं एटम के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर उनकी थ्योरी फेल होगी, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला कि अगर हमारे 2 एलिमेंट हैं, ठीक है, उनके एटम्स क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल इन द सेंस उनका जो शेप होगा, साइज होगा वो सेम होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि नॉर्मली जब कार्बन ही ले लो, कार्बन ले लेंगे तो कार्बन ही हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है ना, लाइक कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, है ना। अब कार्बन ही हमारी क्या हो गई, 3 डिफरेंट चीजें हो गई, इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, होती कि नहीं होती। तो कहने का क्या मतलब है कि जो डाल्टन जी थे बेसिकली जो आइसोटोप्स और आइसोबार का कॉन्सेप्ट था उसको बताने में फेल हुई, ठीक है। आइसोटोप एंड आइसोबार। अब आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोप क्या होता है, टोप मीन्स पोजीशन, जिसकी क्या होती है, जिसका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट क्या होता है, डिफरेंट मास, ठीक है। जैसे ये हो गया कार्बन, ठीक है। अब आइसोबार, बार मीन्स हाइट, जिसका क्या होता है, हमारा सेम क्या होता है, एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जैसे कार्बन 14 और नाइट्रोजन 7 और 14, पोजीशन तो इनकी क्या है, डिफरेंट है, पर मास क्या है, सेम है। तो ये क्या हो जाएगा, आइसोबार। तो इन आइसोटोप और आइसोबार के कॉन्सेप्ट को बताने में हमारे डाल्टन क्या हो गए, फेल हो गए। उन्होंने ये सब चीज बताया नहीं जो हमारी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में बताया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अब एटम पे आते हैं। एटम तो पता ही है क्या होता है। तो अब एटम से मिलता है हमें एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्या होता है मेरे बच्चों, एटॉमिक मास क्या होता है, बोलो बोलो। Average relative mass of the atom. क्या बोल रही है सिमरन, देख एटॉमिक मास होता है, जो कोई भी पूछे ना एटॉमिक मास होता है, ये कलम बोलना कि कोई भी एलिमेंट को हम एटॉमिक मास तब डिफाइन करते हैं कि जब हम उसके एलिमेंट को, लाइक उसके नंबर को इंडिकेट कर दे कि वो कितने टाइम हेवियर है, किससे, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम, है ना। उसी से तो करते हैं हमारे एटॉमिक मास कंपेयर करके, तभी तो एटॉमिक मास लिखते हैं, है ना। जैसे सोडियम का है 23, तो क्यों आया, क्योंकि हमने 1/12 से कंबाइन, लाइक उसका 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम से लिया, कंबाइन किया, हेवियर, देन हमें 23 मिला। हाइड्रोजन का क्या होता है 1, हीलियम का कितना होता है 4, क्यों होता है, क्योंकि उसका 1/12 पार्ट से हमने क्या किया, उसको कंपेयर किया, हेवियर होता है, ठीक है। तो एटॉमिक मास क्या होता है हमारा, द एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट दैट कैन बी डिफाइंड बाय अ नंबर व्हिच इंडिकेट लाइक हाउ मेनी टाइम्स बाय द नंबर ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट इज हेवियर इन टर्म ऑफ 1/12 मास ऑफ द कार्बन 12 एटम, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है, लाइक यू यूनिफाइड मास एंड AMU, atomic mass unit, and 1 AMU is equals to 1.67 into 10 raised to power minus 24 gram. 24. Have you remembered that? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कल टेस्ट है मेरे बच्चों, इसलिए याद रखो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है मेरा एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, सीधा सीधा बोलो मैम, एवरेज एटॉमिक मास ना हम तब निकालते हैं जब आइसोटोप्स की बातें हो रही हो, अदरवाइज हमें कोई लेना देना नहीं है एवरेज एटॉमिक मास से, ठीक है। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, जब हमारे क्या होते हैं आइसोटोप्स हमारे क्या होते हैं, एक नेचर में अबंडेंट पड़े हुए होते हैं, ठीक है, तब हम एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। लाइक मेरे पास क्लोरीन 35 है एंड क्लोरीन 37 है, मैंने बोला कि ये 3:1 में है, तो क्या करोगे, इसके मास से इनका मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय इन दोनों का एडिशन कर देंगे, तो दैट इज 35.5 इन दोनों का एवरेज एटॉमिक मास हो जाएगा जो हम क्लोरीन का लेते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. हाँ, अब बोलो कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। मॉलिक्यूलर मास
सीधा सीधा बोल दो मैम, जो एटॉमिक मास होता है ना वो मॉलिक्यूलर मास होता है, तो और ज्यादा कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है ना? यस मैम। है ना, बताया तो था मैंने, लाइक रिलेटिव एटॉमिक मास ये सब। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जो हमारा एटॉमिक मास होता है वही मेरा मॉलिक्यूलर मास होता है। और एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? एवरेज मॉलिक्यूलर मास होता है लाइक टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव लाइक, मेरे को कंटेंट दे रखा है, मेरे को दे रखा है N1, क्या दे रखा है, मोल्स ऑफ द मॉलिक्यूल, और इसका M1 दे रखा है मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास। N2 दे रखा है मोल्स, और M2 दे रखा है इसका मॉलिक्यूलर मास। तो जब निकालना है कि एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालो, तो हम एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? N1 M1 प्लस N2 M2 divided by that N1 plus N2. This is the main formula for average molecular mass निकालने के लिए. Just write it down on your notebook. अदरवाइज आप लोगों को रिकॉर्डिंग तो मिल ही रही है ना? चलो फिर ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग मिल रही है। चलो ठीक है। अब नेक्स्ट आता है मेरा फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है? जो हमारे आयोनिक कंपाउंड होते हैं लाइक NaCl प्लस और नेगेटिव, तो फॉर्मूला मास क्या होता है, जो प्रेजेंट होता है हमारे आयोनिक कंपाउंड में, उसे हमारा फॉर्मूला यूनिट मास बोलता है। फॉर एग्जांपल फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन, सोडियम एंड क्लोरीन का कितना होता है, लाइक इसका 23.5, इसका कितना होता है, इसका होता है 23.5, और इसका बोलो बोलो बोलो। मैम 35.5। अच्छा, टोटल कितना हो जाएगा? ओनली 35 होता है बेटिया, 35.5, इसका 23, सॉरी। ठीक है, तो ये कितना हो गया मेरा, लाइक 23 इसका हो गया, क्लोरीन का 35.5 हो गया, टोटल 58.5। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है मेरा ग्राम एटॉमिक मास। सिंपल, जो हमारा मॉलिक्यूलर मास होता है वही हमारा ग्राम एटॉमिक मास होता है। ठीक है, बस सिंपली उसमें होता है, किसमें होता है, ग्राम में होता है। ठीक है, किसमें लिखते हैं हमको, ग्राम। ऐसे ही हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जो मेरा मॉलिक्यूलर मास होता है वही ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है, बस हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम में। ठीक है, ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब आते हैं मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, मोलर मास, लाइक पहले बताओ कि मोल क्या होता है। वन मोल की यूनिट क्या होती है, 1 मोल दैट इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 6.023 into 10 raised to power 23 atoms per mole, right? This is the 1 mole. And the molar mass, what do you mean by molar mass? क्या होता है molar mass? कौन बताएगा? Who will tell me? अरे सिंपल बोल दो ना मैम, मोलर मास वही होता है जब हम एलिमेंट के जो मास होता है ना उनको कंबाइन कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड मोलर मास। सिंपल, अपने शब्दों में बोला करो। ठीक है ना, अगर तुमको बुकिश लैंग्वेज ट्राई करो कि नहीं याद करो, अपनी जब चीजों को अपनी लैंग्वेज में नहीं समझोगे कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। तो इट्स बेटर, मोलर मास क्या होता है, द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ द मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इन अ ग्राम इन न्यूमेरिकली इज इक्वल टू द एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। लाइक मैंने क्या बोला, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन कितने होते हैं 12, ऑक्सीजन का 32, तो 32 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 44। तो ये क्या हो गया मेरा मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। ऐसे मेरा क्या होता है, मोलर वॉल्यूम होता है। ठीक है ना, मोलर वॉल्यूम होता है। बस हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या होता है 22.4 होता है कि नहीं होता? यस मैम। है ना। हाँ, चलो अब बात करते हैं हमारे मोल्स की। जब हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो और वेट गिवन हो, तो फॉर्मूला होता है लाइक गिवन वेट डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय मोलर मास, या मोलर मास होता है ना, ठीक है, ऑफ दैट एलिमेंट होता है नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, तो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। नंबर ऑफ मोल्स जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, लाइक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय 6.023 into 10⁻23, इससे निकल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ये मेरा मेन 3 चीज थी मोल्स में, ठीक है कि नहीं थी? ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आती है लाइक परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन जैसे मैंने बताया था, क्लास में मेरे क्या हैं 10 बच्चे हैं और मैंने बोला कि मेरी क्या है 6 लड़कियां हैं 4 लड़के हैं, तो परसेंटेज बताओ लड़कियों की, तो क्या होगी 6/10 into 100 इज 60%, ठीक है ना। तो 60% गर्ल्स हैं 40% बॉयज हैं, रिमेनिंग क्योंकि 100 इज माइनस करेंगे दैट वी हैव गॉट द रिमेनिंग परसेंटेज। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होती है, लाइक अगर हमको मास परसेंटेज निकालना हो एक एलिमेंट का, तो क्या निकालेंगे, मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ दैट कंपाउंड इनटू 100। जैसे मेरा है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड में, मैंने बोला कि सल्फर का परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालो, तो सल्फर का कितना होता है मोलर मास 32 प्लस में 32 64 इनटू में 100, तो क्या हो जाएगा 2 मींस 50%। तो ये क्या हो जाएगा, सल्फर डाई 50% सल्फर होती है हमारी सल्फर डाइऑक्साइड में, राइट। ऐसे हमारा परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकल गया, ऐसे निकलता है ना। क्या हुआ, यस मैम। मतलब तुम लोगों को मतलब ज्यादा फास्ट हो रहा है क्या? नो मैम। पक्का? या फिर चीजों को रिकॉल कर रहे हो? बिल्कुल चुप हो गए हो, ऐसे तरह मैं अपने आप को पढ़ा रही हूँ। नो मैम नहीं पढ़ा। एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है हर्षितिका, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है हर्षितिका? सुनिधि मैम जिससे हमें रेशो मिलती है। सिंपल रेशियो ऑफ गैस नहीं, लाइक सिंपल जो हमें किसी भी एलिमेंट का सिंपलेस्ट रेशियो बताता है दैट इज कॉल्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला। जैसे मैंने ग्लूकोज ले लिया C6H12O6, तो इसमें कार्बन जब कॉमन हो जाएगा तो मेरे कार्बन 6H2O, तो ये CH2O ये मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा, सिंपलेस्ट रेशियो में होता है, ठीक है। हमारे क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशियो में होता है मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होती है, जो एग्जैक्ट रेशियो होता है, ठीक है, एग्जैक्ट रेशियो होता है, उसे बोलते हैं हम या एक्चुअल वैल्यू, उसे बोलते हैं हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। अब जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो N क्या होता है, N कैसे निकालते हैं हम, N निकालते हैं मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है, ऐसे तो निकालते हैं हम। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट बोला कि लाइक वेपर डेंसिटी और मोलर मास में क्या होता है, तो मोलर मास इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी, ये तो होता है मेरा मोलर मास, राइट। यस मैम। चलो अब नेक्स्ट चीज आती है मेरी स्टोइचियोमेट्री। व्हाट डू यू मीन बाय स्टोइचियोमेट्री, क्या होता है स्टोइचियोमेट्री, बोलो व्हाट डू यू मीन बाय स्टोइचियोमेट्री बच्चा? सिंपल बोल दो मैम, स्टोइचियोमेट्री इज ऑल अबाउट व्हेन जब हम ना केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं, ऐसे बोल दो, वही तो होती है स्टोइचियोमेट्री, है ना। जैसे मैंने क्या किया, मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंबाइन किया है, मेरे को वाटर वेपर मिले, ठीक है। अब इसमें ऑक्सीजन तो 2 है, यहाँ पे 2 है, तो मैं अगर यहाँ पे 2 लगा दूं
तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के 4 तो हमको क्या है बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो चलो हो गया 2, तो ये क्या होगी, बैलेंस्ड हो गई। जो यहाँ पे अब ये कॉफिशिएंट यूज करे हैं 2 1 2, ये मेरे होते हैं स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। क्या होते हैं मेरे, स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, ठीक है। इनसे क्या होती है मेरी इक्वेशन बैलेंस्ड होती है, ठीक है। और ये स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट क्या रिप्रेजेंट करते हैं मेरे, नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स, number of moles and molecules of reactant and product in balanced chemical equation, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, आप लोगों को आइडियल गैस इक्वेशन तो पढ़ा ही है, लाइक पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, सो आई डोंट थिंक सो इसके बारे में और ज्यादा करने की जरूरत है। तो आप लोगों को पता है 1 केटीएम क्या होता है मेरा, स्टैंडर्ड प्रेशर होता है, और टेम्परेचर क्या होता है 273 केल्विन, है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है मेरा लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट। मैंने बोला कि कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो मैंने बना क्या मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा और एक्सेस रिएजेंट क्या होगा, कैन यू टेल मी। अगर हम नॉर्मली कार्बन को जलाते हैं ना, तो हमारे ये अर्थ पे क्या होती है, ऑक्सीजन तो हमारी भरपूर मात्रा में है ना, एक्सेस में है ना, कार्बन ही तो हमारा क्या है एक लिमिटिंग में है, तो कार्बन क्या होगा मेरा लिमिटिंग रिएजेंट एंड दिस ऑक्सीजन इज कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट, क्योंकि ये क्या होगा, ये फिनिश नहीं होगा, ये तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, ये क्या है, ये फिनिश हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट कंप्लीटली, से क्या होगा कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा किसी केमिकल रिएक्शन में, दैट इज ये हमारा क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, और दिस वन इज कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट, ठीक है ना, अब समझ आ गया। यस मैम। नेक्स्ट चीज होती है परसेंटेज यील्ड, ठीक है। अब परसेंटेज यील्ड क्या होता है, ठीक है, परसेंटेज यील्ड होता है जब हम क्या करते हैं, लाइक मैंने क्या कोई केमिकल रिएक्शन करी, ठीक है, तो उसमें मैंने बोला कि मेरे को ना कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है, तो मैंने बोला आई थिंक लाइक 44 ग्राम मेरे को कार्बन यूज करनी पड़ेगी और 10 ग्राम मेरे को ऑक्सीजन यूज करनी पड़ेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी। लेकिन एक्चुअलिटी में हुआ क्या, उसका बिल्कुल ऑपोजिट। तो परसेंटेज यील्ड क्या होती है कि जितना हमने एक्चुअल यील्ड लिया था और जितना हमको थ्योरेटिकली लेना था, दैट इज कॉल्ड 100। लाइक हमने सोचा कि हमारे पास क्या हो जाएंगे, हमने सोचा कि हमारे 90% मार्क्स आएंगे, लेकिन आए क्या हमारे लाइक 89%। तो ये क्या हो गया मेरा परसेंटेज यील्ड निकालने का फॉर्मूला हो गया कि सोचा हमने क्या था लेकिन हमें मिला क्या, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला होता है मेरा एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू में 100, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकालते हैं। परसेंटेज प्योरिटी नाम से पता चल रहा होगा, सब कुछ समझ आ रहा है परसेंटेज प्योरिटी, यस मैम। बताओ अपने शब्दों में बता दो, बताओ बोलो। परसेंटेज प्योरिटी होता है कि लाइक एक्चुअल अमाउंट जो हमने लिया था, ठीक है, और जो हमको लेना था, ठीक है, लाइक अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कैलकुलेटेड फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन में जितना हमने कैलकुलेट किया डिवाइडेड बाय जिसका एक्चुअल अमाउंट हमको रिएक्टेंट का लेकर लेना था, दैट इज इनटू में 100, ठीक है। तो वो होती है मेरी परसेंटेज प्योरिटी। तो ये होती है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो हमको किससे मिला, फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन डिवाइडेड बाय क्या होगा एक्चुअल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट टेकन इनटू में 100, ये होती है मेरी परसेंटेज प्योरिटी। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला क्वेश्चन है लाइक कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CaO इन किलोग्राम
they can produce by heating 200 kilogram of limestone taken, that is 90% क्या है, प्योर है, ऑफ CaCO3। तो अब बताओ क्या होगा? CaO क्या है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CaO इन किलोग्राम, ठीक है, दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 200 किलोग्राम लाइमस्टोन, दैट इज 90% प्योर CaCO3। तो अब इसमें क्या होगा, क्या हुआ, इक्वेशन क्या बनी मेरी, लाइक CaCO3 को जब हमने हीटअप किया तो हमारे पास क्या बना, CaO बना और क्या बना, CO2 बना, ठीक है। अब हमको प्योर CaCO3 का प्योर CaCO3 का निकालना है, तो हमका दिया कितना हुआ है, 200 ग्राम, ठीक है, और कितना है 90%, 90% दिया है, मीन्स 90 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 180 किलोग्राम। तो प्योर CaCO3 कितना है मेरा 180 ग्राम, ठीक है। अब हमारा CaCO3 क्या होता है, हमने क्या है, मान लो कि हमने 100 किलोग्राम लिया और CaCO का टोटल कितना होता है मेरा वेट 56, तो लेकिन हमारे पास एक्चुअलिटी में कितना है 180 डिग्री। तो अब हुआ क्या हमारे पास है क्या 100, एक्चुअलिटी में है 180, निकालना है हमको दिस वन, तो इस x की वैल्यू निकालो, ठीक है, दैट इज मेरा क्या हो जाएगा लाइक 100.8 ग्राम। ये होती है मेरी प्योर सब्सटेंस निकालने के लिए प्योरिटी, परसेंटेज ऑफ प्योरिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आती है लाइक मैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म में निकालती हूँ, लाइक मेरे को आपको पता है कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन आपको पता है कि सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्यूशन इज लाइक प्लस में सॉल्वेंट। अब मैंने पूछा लाइक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और डाइल्यूटेड सॉल्यूशन क्या होता है, तो कौन बताएगा मुझको कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, सुनी थी? मैम जो डाइल्यूट होता है उसमें वाटर का जो अमाउंट होता है वो ज्यादा होता है, और कंसंट्रेटेड में वाटर का कम होता है और एसिड का ज्यादा होता है। बिल्कुल ठीक है, और यू कैन से दैट मीन्स हमारे क्या होता है, एक सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट तो एक मीडियम होता है। जब हमारा कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है कि जब हमारा सॉल्यूट क्या हो, सॉल्यूट ज्यादा हो और सॉल्वेंट कम हो, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड। और डाइल्यूटेड क्या हो गया, उल्टा, जब हमारा सॉल्वेंट क्या हो, ज्यादा हो और सॉल्यूट क्या हो, कम हो। सॉल्वेंट हमारा ज्यादा हो मीन्स यू कैन से दैट जब हम पेप्सी पीते हैं तो उसमें आइस क्यूब डाल दो, तो पेप्सी का क्या हो जाएगा, दैट वो सब्सटेंस कम हो जाएगा, लेकिन आइस क्यूब क्या हो जाएंगी, उससे क्या हो जाएगा, मीन सॉल्वेंट जो आपने आइस क्यूब डाली थी उसका टेस्ट बन जाता है, तो दैट इज कॉल्ड डाइल्यूटेड। जैसे हमने 1 kg मिल्क में 2 किलो क्या 2 लीटर पानी डाल दिया, तो इसमें क्या हो गया, डाइल्यूटेड हो गया, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि हमारा क्या हो गया, प्योर सब्सटेंस था उसमें हमने पानी मिला दिया, तो ये क्या हो गया, डाइल्यूटेड हो गया, ठीक है ना, समझ आया, ठीक है। यस मैम। अब हमें निकालना है कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो जब हमको परसेंटेज निकालना है लाइक वेट बाय वेट परसेंटेज निकालना हो, ठीक है, तो हम क्या होगा, लाइक वेट बाय वेट परसेंट निकालना हो तो हम देते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, ऊपर हमेशा सॉल्यूट रहेगा, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, वेट जब वेट की बात, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना हो तो वेट ऊपर उसी का रहेगा, लाइक वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय हमारा क्या है, वॉल्यूम है, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना हो तो क्या हो जाएगा, लाइक वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ऊपर तो वही सॉल्यूट रहेगा, नीचे रहेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आती है मैं निकालती हूँ पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन, खैर ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सो जस्ट लीव इट। तो उसके बाद करते हैं हम मोलैरिटी क्या होता है, लाइक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ dissolved per liter of the solution
वेरी गुड। तो नीचे क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर भी क्या है, सॉल्यूट है, डिवाइडेड बाय हमारा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, सेम सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, नॉर्मली ऐसे होता है। और मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, जो बेसिकली यूज होता है, लाइक वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ये बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, लाइक ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट, ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू में लाइक 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोलैरिटी का। ठीक है, अब जब हमें क्या हो, जब दो सेम हमारा सोल्यूशन हो, ठीक है, उनमें मोलैरिटी निकालनी हो तो क्या हो जाएगा, एवरेज मोलैरिटी निकालनी हो तो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ये होता है मेरा मोलैरिटी का फॉर्मूला जब एवरेज निकालनी हो। ठीक है, अब है लाइक फॉर्मेलिटी तो इतना नहीं आता, मोलैरिटी ज्यादा आता है। मोलैरिटी को हम कैसे करते हैं, कैपिटल M से डिनोट करते हैं, है ना। अब नेक्स्ट है मोलैलिटी। ठीक है, क्या है, मोलैलिटी, मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल m से। ठीक है, और मोलैलिटी होती क्या है, मोलैलिटी लाइक सेम बट थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंट। यहाँ पे नीचे सॉल्यूशन की जगह हमारा क्या होता है, क्या होता है, सॉल्यूट, क्या होता है, सॉरी सॉल्वेंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट, ऊपर तो वही सॉल्यूट रहेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय हमारा हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी मोलैलिटी के लिए। ठीक है, और जो मेन फॉर्मूला यूज होता है वो ये होता है, लाइक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट divided by weight of solvent in gram into में 1000। ठीक है, ये क्या होता है मेरा मोलैलिटी का। ठीक है, एक और क्या होता है, एक और होता है मेरा मोलैलिटी का, लाइक वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू में 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक है, या फिर एक और होता है मेरा मोलैलिटी का, जो मेरा बेसिकली यूज होता है जब हमारी डेंसिटी दी हुई हो। ठीक है, m मींस मोलैरिटी, कैपिटल M है मोलैरिटी, इनटू 1000, लाइक 1000 इनटू डेंसिटी माइनस में मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, याद हुआ Yes, कुछ, ma'am. मेरा Yes, पूरा ma'am. चैप्टर हो गया फिनिश। लाइक मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग थी मोलैरिटी, मोलैलिटी जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, लाइक मोस्ट प्रोबेबली आपके जो क्वेश्चंस आएंगे लाइक लिमिटिंग रिएजेंट से, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, मोलैरिटी, मोलैलिटी। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट यूनिट में। एंड वन मोर थिंग, जो मैंने आपको पीडीएफ भेज रखी है ना, लाइक पीवाईक्यूज की विद सॉल्यूशन भेजी है मैंने, देखना। ठीक है, उन क्वेश्चंस को कर लेना, ऑलमोस्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे तुम्हारे कल के टेस्ट में। ठीक है, Yes, ma'am. हाँ जी, क्योंकि जब हम पीवाईक्यू करते हैं तो हमको क्या पता है, पैटर्न पता चल जाता है। क्योंकि भाई कोई मतलब ऐसा तो है नहीं कि आइंस्टाइन है पेपर बनाने वाला, ठीक है ना। क्योंकि कई बार आप पीवाईक्यूज को उठा के देखोगे ना, तो हमारे मतलब कोई ना, या तो एक साल छोड़ के एक साल, 2 साल छोड़ के ऐसे होता है कि हमारा वो पैटर्न क्या होता है, रिपीट होता रहता है क्वेश्चंस का, सिर्फ इक्वेशंस चेंज हो जाती है, पैटर्न वही रहता है, फॉर्मूला वही रहता है। ठीक है, बस इक्वेशंस चेंज हो जाती है। ठीक है बच्चा, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक लिमिटिंग रिएजेंट, सॉल्यूशन, मोलैलिटी, मोलैरिटी एंड देन मोलर मास कॉन्सेप्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से कर लेना। ठीक है, कर लोगे आपको? Yes, ma'am. आई थिंक ऐसा लगता है कि यार 60% आप लोगों की हेल्प हो चुकी है, 40% तो आप कर ही सकते हो।
Yes, ma'am. ठीक है ना। तो बस आप लोगों को अब करना क्या है, सिर्फ फॉर्मूलेज को याद करना है। याद भी क्या करना है, सिर्फ रिवाइज करना है सुबह तक। कल तो टेस्ट होगा आप लोगों का, आई थिंक टाइमिंग भी आ चुकी है ना। Yes, ma'am. सुबह 8 बजे से रात के 11:15 बजे तक टेस्ट है, कभी भी दो, बस एक बार ही दे सकते हो। तो अपना पहले जब टेस्ट देने से पहले अपना कहते हैं ना नेटवर्क का कनेक्शन वगैरह चेक कर लेना, ताकि ऐसा ना हो कि टेस्ट दिया और वो क्या हो गया, गायब। ठीक है, फिर आप कर रहे हो मैम मेरा ना टेस्ट रह गया, ऐसे हो गया वैसे हो गया। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम लाइक ऐसे कुछ बच्चों का हुआ था कि उन्होंने 1-2 क्वेश्चंस किए और क्वेश्चन लाइक टेस्ट अपने आप ही बंद हो गया। वो कहते मैम हमको टेस्ट देना है, दोबारा तो दे नहीं सकते हैं, एक बार ही टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जस्ट बी केयरफुल जब भी आप टेस्ट दो, ठीक है। और टेस्ट सबको देना है, सबको मीन सबको, ठीक है ना, चाहे आए 0 नंबर। मैं मतलब पिछली बार मैं एब्सेंट देख लिए, मैंने बहुत सारे बच्चे एब्सेंट देख लिए थे। आई डोंट वांट एब्सेंटीज इन माय लाइक टेस्ट। प्लीज एब्सेंट नहीं होना, टेस्ट देना, आदत डालो टेस्ट देने की। बच्चा तुम लोगों के भले के लिए टेस्ट ले रही है अवंती, आदत डलेगी तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तुम लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा तो तुम लोगों को तो थोड़ा प्राउड फील होगा, अरे हाँ हम लोगों को अच्छे टीचर्स मिले थे, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन मिली थी, इतना हेल्प करी थी, है ना। ठीक है ना। Yes, चलो ma'am. अब आप लोगों को कुछ पूछना है तो प्लीज आस्क, अदरवाइज नहीं।